सुहेल, कैसे हैं साहब भाई? आप सुनाइए। थैंक्स गिविंग की तैयारी। Okay. चलें। आपने टाल दी बात मेरी। बहरहाल तो आई एम आल्सो थिंकिंग स्पेयरिंग पार्डनिंग द टर्की दिस ईयर। तो आज हम एक किताब के साथ आए हैं और उस किताब का जो मौजू है वो सेंसिटिव है और अभी मैं थोड़ी देर में वो स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है व्हेन इट इज डार्केस्ट, व्हाई पीपल डाई बाय सुसाइड एंड व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट। तो ये किताब है रोरी ओकॉनर की, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन के सदर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बेस्ड इन आयरलैंड एंड ए वर्ल्ड नोन फिगर इन सुसाइड रिसर्च। अच्छा, तो हम वापस आ गए स्क्रीन पे। तो ये बुक सेलेक्ट करने का एक बड़ा मकसद ये था कि आज की जो तारीख है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में 20 नवंबर है इस वक्त, और 20 नवंबर जो है इंटरनेशनल सुसाइड सर्वाइवर्स डे भी है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, मुझे भी एक्चुअली इस बात का इल्म नहीं था। इस किताब के हवाले से जब रिसर्च शुरू की तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई, सामने नज़र आई। सो उस हवाले से थोड़ा सा मैंने जो ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें। अब मैं इसमें ऐड ये या करता आप हूँ। वो बताएं ना कि जो अभी बात हो रही थी कि उसने ये किताब लिखी क्यों। हाँ जरूर। देखिए, ऐसा जब इसने ये किताब स्टार्ट की ना लिखने, आपने देखा होगा इन्होंने लिखा कि सुसाइड इज एन इंडाइटमेंट ऑफ सोसाइटी। इतना अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। जब कोई इस्तेमाल करता है वर्ड ये वाला इंडाइटमेंट, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो बुरा तो है ही है, मगर ये बहुत ज्यादा कंडेमेबल है, मजम्मत रिक्वायर कर रहा है। मजम्मत रिक्वायर करने का मतलब यह है कि इस चीज के अंदर सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। देयर इज समथिंग। साथ में वो एक जगह कहते हैं कि शुरू में ही कि हर सुसाइड के पीछे डायग्नोस्टिक कैटेगरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे इंसानों की बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी नाकामियां और बहुत सारी महरूमियां शामिल हैं। अगर जब तक हम इंसानों की महरूमियों पे, उनकी नाकामियों पे नजर नहीं रखेंगे और सिर्फ उसको मेंटल हेल्थ के एक लेंस से देखने की कोशिश करेंगे, डायग्नोस्टिक एंटिटी के पर्सपेक्टिव से, तो ना बात समझ आएगी ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो इसमें जो इसने जो बात की है, द पॉइंट ही इज मेकिंग इज कि हम जब एज क्लिनिशियंस जब हम बात करते हैं तो हम ज्यादातर डायग्नोसिस पे ध्यान देते हैं। हम कहते हैं कि भाई कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस होगी सुसाइड के पीछे। तो उसने ये बात की कि बहरहाल वो एक बड़ा फैक्टर है, बट इट्स वन फैक्टर, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। ये की है कि सुसाइड मेंटल हेल्थ की वजह से होती है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। अच्छा, एक कुछ इंटरेस्टिंग आदाद शुमार दिए इन्होंने, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ फिर आप उसको आगे बढ़ाएं। कि हर 40 मिनट पे दुनिया में एक सुसाइड होती है, हर 40 मिनट पे। यानी इस बात गुफ्तगू के ख़त्म होते तक एक इंसान की लाइफ सुसाइड के हाथों ख़त्म हो चुकी होगी। और हर मरने वाले सुसाइड करने वाले इंसान के साथ 6 लोग मुतासर होते हैं, यानी 6 लोगों की लाइफ, वो उसके घर वाले, उसके सिग्निफिकेंट अदर्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, कोई भी हो सकता है। और वो लोग जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा जिन्होंने देखा हो कि आई एम श्योर के आपने पेशेंट्स डील किए होंगे जिन्होंने, आई मीन आई नो somebody in my who I've treated committed suicide. Even एक शख्स जो मुझसे रिलेटेड नहीं है लेकिन चूंकि उसके इलाज में मैं इन्वॉल्व था, तो वो सुसाइड, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, वो इट्स गोइंग टू स्टे विद मी। तो ये होता है। अच्छा, कुछ और अगर आप डिटेल बताएं जो उन्होंने थोड़ी सी आदाद शुमार दी दुनिया की जो इंटरेस्टिंग है। कि इस किताब में इतना मटेरियल है किसी के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समराइज द होल थिंग इन बिल्कुल बिल्कुल 30-40 मिनट्स। लेकिन देखिए,
एक तो ये कि एक जो उन्होंने बात की कि 8 लाख आदमी हर साल मर जाते हैं सुसाइड के जरिए, बहुत बड़ा नंबर, एंड दैट इज एन अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट। बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्कों में रिपोर्ट नहीं होती, अंडर रिपोर्टेड जी, जिसकी वजह से कहीं एक और जगह एग्नेस डेटन ने, जिन्होंने प्रिंसटन के जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा सा एक एस्टिमेट है, 7 से 8 लाख, कहते हैं कि कम से कम इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 7 से 8 लाख सुसाइड्स की वजह से 108 मिलियन लोग किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हैं, तो समझ लें कि अगर द रियल नंबर्स आर 1.4 और 1.5 मिलियन कमिटिंग सुसाइड, तो सोच लें वो कितना हैवी मैग्नीट्यूड, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज आसान इसमें जो मैं देख रहा था ना, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये इशू सिर्फ मेंटल हेल्थ का नहीं है, वो ये कि एक टिपिकल प्रोफाइल देखिए कि कौन लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करने वाले 2/3 लोग वो हैं जो मर्द हैं, 2/3 वो लोग हैं जो इधर दे आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, या वो तरक्की पजीर मुल्कों से उनका ताल्लुक है, या वो अमेरिका में या यूके में या किसी भी बड़े मुल्क में वो बेचारे गरीब लोग हैं, या आइसोलेशन का शिकार है, या आइसोलेशन का शिकार है। तो देखिए ना कि उस एज ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं कि उस एज ग्रुप के अंदर मर्द जो काम कर सकता था और उसके पास काम नहीं है या गरीब है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है। तो इंसान जो मर रहा है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ मौजूद हैं, कोई ना कोई तो है जो सिस्टम जो इस तरह की गुर्बत, एकदम गुर्बत फैलाया हुआ है। वो क्या चीजें हैं, उन चीजों को समझने के विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोस, इसकी इकोनॉमिक्स और इसकी पॉलिटिक्स दोनों समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन बहरहाल इस किताब में मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इस किताब में जाहिर है इसके अलावा भी बात की गई है, और जाहिर है दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑफ्टन मिस। लेकिन ये कि अच्छा, इसमें कुछ मिथ्स उन्होंने बताई हैं कि ऐसे तो उन्होंने 13-14 मिथ्स है, लेकिन उसमें जो कॉमन मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शन है लोगों के, कि वो लोग जो खुदकुशी का जिक्र करते हैं वो एक्चुअली नहीं करते। तो ये आपने भी सुना होगा कि जिसको करना होता है वो तो बताएगा नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, दूसरी मिथ उन्होंने बताई कि तमाम लोग जो कि खुदकुशी करते हैं उन्हें कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है, ये बात भी गलत है, जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात के आपको पता लगता है कि कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, फिर कुछ वजूहात हो गई। अच्छा, फिर ये है कि सुसाइड के बारे में अगर आप किसी से पूछ लें तो आप अपना आइडिया प्लांट कर देते हैं उनके दिमाग, ये बात गलत है। पूछना जो है दुरुस्त है, ये सही तरीका है खुदकुशी के प्रोसेस को अबॉर्ट करने का। ये बड़ा क्लियर जो है वो लिंक होता है कि आप उससे सीधा सीधा सवाल करें कि जी आपको ऐसे ख्यालात तो नहीं आते। ये आप मेंटल हेल्थ में भी ये ट्रेनिंग होती है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट ये सवाल करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या कोई एक फैक्टर होता है? नहीं, एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात ये है अटेंशन सीकिंग वाली बात, ये बड़ा कहा जाता है कि जी ये तो अटेंशन के लिए लोग करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। खुशी अटेंशन के लिए नहीं होती। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ है जो कहा है कि पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास डाई बाय सुसाइड, दैट्स टोटली रॉन्ग, इट्स अक्रॉस द बोर्ड। और ये कई कई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में होती है, और दूसरे हर मुल्क में उसके मुज़मिरात और उसके महरक़ात डिफरेंट हो सकते हैं। जो आपने यूके और यूएस की बात की है, वहाँ पे उस तरह की वाइड स्प्रेड गुर्बत नहीं है बनिस्बत जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में गुर्बत एक मेजर फैक्टर है, और डेवलप्ड कंट्रीज में आइसोलेशन, और एक जो लफ्ज इन्होंने कई जगह यूज किया, एंट्रैपमेंट, कि फीलिंग ट्रैप्ड, कि अब कोई रास्ता नहीं है, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आगे क्या करना है। तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं इस बातों का। हाँ, फीलिंग ट्रैप्ड के अंदर मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक चीज जहन में आ रही थी, और वो ये कि इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने ये किताब, क्या सवालात थे, ये किताब क्यों लिखी है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे जहन में 2 सवाल चल रहे थे। एक वो ये सवाल था कि लोग क्यों सुसाइड के बारे में लोगों को ख्याल क्यों आता है। ये उससे जो आपका जो एंट्रैपमेंट का सवाल है ना, उससे ये
उसमें इसका जवाब है कि लोगों को सुसाइड का ख्याल क्यों आ रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से सुसाइडल थिंकिंग जो है वो सुसाइडल बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, जिसको साहिर लुधियानवी एक जगह लिखता है कि सरहद मर्ग मुसलसल, ये सरहद मर्ग मुसलसल कैसे क्रॉस हो रही है। ये 2 सवाल। तो आगे चल के वही कहते हैं कि सुसाइड का कोई डिजायर नहीं होता, लोगों को मरने की तमन्ना नहीं होती। इंसान सुसाइड करता है उस अनबेरेबल पेन की वजह से जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये कहता है ना, सुसाइड इज मोर अबाउट एंडिंग द पेन देन वांटिंग टू डाई। एग्जैक्टली। तो एक इंसान समझे कि अगर वो अपने आप में वो ये देख रहा है कि कुछ हालात ऐसे हैं जिससे वो निकल नहीं पाता, कुछ तकलीफें ऐसी हैं जिन तकलीफों से वो निकल नहीं पा रहा, अब उसके पास सुसाइड जो है वो चॉइस नहीं है, सुसाइड उसका डिसीजन है, जिसमें एंट्रैपमेंट क्लियर होती है कि वो क्या चीज है। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जिसमें से निकलना इम्पॉसिबल है। ये फरार का जरिया ढूंढता है उस तकलीफ से इंसान कि जिस तकलीफ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल उसे लग रहा होता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक इंटरेस्टिंग कुछ चीजें इन्होंने दी हैं कि ये जो आइडिएशन से डिसीजन तक जो जाते हैं उसमें जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं, उन्होंने चीजें की हैं कि एक्सेस टू मीन, यानी सुइसाइड, खुदकुशी के वसाइल तक रसाई, इसके अलावा इम्पल्सिविटी, उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। जो लोग इम्पल्सिव होते हैं वो बाज़ औक़ात मेंटल इलनेस के बगैर भी अचानक चंद लम्हों में डिसाइड करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, ज़रूरी नहीं है मेंटल हो, फिजिकल इलनेसेस और फिजिकल पेन जो अनबेरेबल हो चुका हो, बहुत सी क्रॉनिक इलनेस में जिससे निकलने का रास्ता नहीं होता। अच्छा, एक चीज उन्होंने की है बहुत इंटरेस्टिंग कि फियरलेसनेस अबाउट डेथ, फियर ऑफ डेथ अगर चला जाए, मौत का खौफ दिल से निकल जाए, तो खुदकुशी आसान हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने जो एक बात की है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर सुइसाइड अटेम्प्ट इज द पास्ट सुइसाइड अटेम्प्ट। अगर किसी ने माजी में खुदकुशी की कोशिश की है तो वो आइंदा खुदकुशी करने के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ये जो है, ये मैं चाहता था कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। अच्छा, एक जो चीज जो हम बात कर रहे थे ना, मैं चाहता हूँ वो थोड़ा क्लैरिफाई करें डिस्कशन में, और वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। एक बात तो तय है कि जो लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर कनेक्टेड होते हैं, या साइकाइट्रिस्ट को देख रहे होते हैं, या किसी काउंसलर को देख रहे होते हैं, या घर पे कम्युनिटी नर्स आ रही है देखने के लिए, उनसे मिल रही है, या किसी ना किसी कोई मेंटल हेल्थ रिसर्च के थ्रू या कोई सर्विसेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसमें सुसाइड का रिस्क सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है। क्योंकि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 5% लोग सिर्फ वो होते हैं जिनका मेंटल हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन है। 95% लोग वो हैं जिनका मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्शन कोई नहीं है। शुरू का जो पोर्शन है ना इनका, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही कहते हैं कि अगर एक बड़े से स्टेडियम में, बहुत बड़े से स्टेडियम में 10 लाख लोग मौजूद हों, तो 1 लाख लोग मौजूद हों, तो उन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10 लोग जो हैं वो इवेंचुअली दे विल एंड अप कमिटिंग सुसाइड। अगर उसको मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से बाहर से बैठ के सोचे ना, तो वो एक हरक्यूलियन टास्क लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10 लाख लोगों में से 10 आदमी ढूंढ के, लाख आदमी में से 10 आदमी ढूंढ के दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, हिम्मत हार जाऊं, कुछ काम ना किया जाए या इस पे काम किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, इसका तरीका ये है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट किया जाए। ये अमेरिका में और यूके में भी पॉसिबल नहीं है, जर्मनी में पॉसिबल नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री का तो जिक्र ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्या करें, लोगों को मरने दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोला इसकी तरीका यह है कि इसके गिर्द, सुसाइड के गिर्द टैबू को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। इसका जो टैबू है, इस पे ये मुश्किल बातें हैं, माशरा ऐसा डेवलप करें हम जिसके अंदर लोग एक दूसरे की मुश्किल बातें सुनने की हिम्मत पैदा करें और एक दूसरे से मुश्किल बात करने का हौसला करें। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए टैबू तोड़ना
पड़ेगा, हमें बिल्कुल माशरे चेंज करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाऊं, उसको आम लफ्जों में बोलूं, लोग मेरी किताब पढ़ के उसको आम लफ्जों में दूसरों तक पहुंचाएं और एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज तक बात पहुंचे, एक होप का मैसेज बनाया जाए। बिल्कुल एक बिल्कुल। आप बोलिए, सॉरी। हाँ, अच्छा इसमें कुछ चीजें आगे लेके चलते हैं इसको कि वो लोग जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं या जो वो लोग जो जिनके अज़ा अकारिब खुदकुशी कर लेते हैं उनके सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए? तो ये एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिन्होंने बताया, क्योंकि हम अक्सर ये नहीं सोचते कि भाई वो कहानी तो ख़त्म हो गई, मगर उसके पीछे जो लोग रह गए उन्हें किस तरह सपोर्ट किया जाए। और उससे पहले अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट करने के बाद अगर वो बच जाता है तो अब हमें उसे किस तरह से लेके चलना है और कैसे उसे सपोर्ट करना है ताकि ये अमल दोबारा नहीं हो। एक तो ये बात। अच्छा, इसमें वही इसने एम्फसाइज किया है कि आस्किंग पीपल अबाउट सुसाइड, लोगों से पूछना एक किसी भी असेसमेंट का हेल्थ केयर में, सोशल सर्विसेज असेसमेंट में, इवन स्कूल सिस्टम में जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिले बिहेवियरल, वहाँ पे आपको ये पूछना लाजमी है कि क्या आपके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जैसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के मुताल्लिक। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बज़ाहिर बड़ा सिंपल से 4-5 अल्फाज हैं, लेकिन इसके फार रीचिंग रिजल्ट हो सकते हैं अगर आप सिर्फ एक रूटीन बना लें कि आप अपने असेसमेंट में, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट हों, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हों, सोशल वर्कर हों या इवन टीचर हों, और आपके लिए इस तरह के आपका आपका वास्ता पड़ता है इस तरह की चीज़ों से, और उसमें फिर उन्हें कुछ वार्निंग साइंस दिए। आप बताना चाहेंगे या मैं उसको? हाँ। वार्निंग साइन तक जाते से पहले हुँ, थोड़ा सा टैबू पे बात करते हैं अच्छा। कि वो क्या चीजें हैं हुँ, जिसकी वजह से कोई चीज टैबू होती है। हुँ, उसके बहुत सारे असरात हैं। अगर हम टैबू समझे ना कि अपने हुँ, मुल्क में कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से टैबू आता है, हाँ, वो ऐसी बातें जो ममनुआ हैं, जो हम हुँ, नहीं कर पाते, उन्होंने एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी दी हैं हुँ, कि जैसे आपने देखा होगा कि रेशियल इश्यूज के अंदर और मिसोजिनी के इश्यूज में और जेंडर के इश्यूज में वेस्ट ने जो चीजें चेंज की हैं, वो हुँ, उसकी लैंग्वेज उन चीजों की अराउंड चेंज की, हुँ, जिसकी लैंग्वेज चेंज होने की वजह से लोगों की सोचें उन चीजों के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में बदल गई। हुँ, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हुँ, कि जैसे लफ्ज डिजायर टू किल नहीं होना चाहिए, हुँ, नोबडी डिजायर्स टू किल। हुँ, इसी तरह ये नहीं होना चाहिए कि somebody succeeded in committing suicide. There is no success in एग्ज़ैक्टली, suicide. एग्ज़ैक्टली। फिर हुँ, दूसरी चीज जो लफ्ज अभी मेरे खुद मुंह से निकल गया, which is committing suicide. हुँ। Committing suicide is should not be हाँ, used. ये क्राइम का वो एक आंसर आ जाता है क्योंकि पुरानी कवानीन में जो 1912 या 14 के कानून थे कि खुदकुशी जो है एक जुर्म था। अगर आप खुदकुशी करके बच गए तो जेल चले जाते थे। तो वो और वेस्ट में तो वो कानून चेंज हो गया है। सुना तो ये था कि 2000 में पाकिस्तान में भी ये कानून चेंज हो गया था, मगर सुनने में आता है कि वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी और अभी भी पुलिस हरास करती है उन लोगों को जो खुदकुशी का अटेम्प्ट करके बच जाते सोचते ना हैं कितनी खुशकिस्मती मुश्किल है से। लोगों हाँ, की। ये एक कि खुदकुशी करने की कोशिश की, कितनी मुसीबत होती है किसी इंसान के लिए जी हाँ, खुदकुशी डायरेक्शन तक जाते हुए। उसके बाद फिर आपको लोग भी परेशान हाँ, करते हाँ। हैं और आपको पुलिस भी परेशान करती है। कितनी तकलीफ है। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, बकौल फैज़। बिल्कुल कई बार तो अच्छा थोड़ा सा वार्निंग साइंस पे बात कर लें क्योंकि जरूर। ये इसलिए इसने बड़े अच्छे तरीके से एक आम फहम जबान में। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस किताब के बारे में, ये बड़ी आम फहम किताब है। हाँ फैम, It's अच्छा not a एक बात। textbook. It's not a book for psychiatrist, or it's a book for everybody. Anybody can have it and keep it there अगर उनका इस तरह इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें जो उन्होंने वार्निंग साइन दी कि कोई भी शख्स जब सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो ये रेड फ्लैग है, ये नहीं कहें कि ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, किसी के जिंदगी में कोई लॉस हुआ है, कोई कोई ऐसी बड़ा चेंज आया है, किसी की मौत हुई है, फाइनेंशियल लॉस होता है, जॉब लॉस है, इवन स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इसके अलावा जब आपको लगे कि वो अपने जिंदगी की कहानी को बंद कर रहे हैं, यानी कि वसीयत हो रही है तैयार, ये अकाउंट बंद किया जा रहा है, दोस्तों को फ़ोन करके पुराने लोगों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भई बहुत दिन से बात नहीं हुई, हो सकता है बात ना हो। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा-सा अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात सुसाइड से जस्ट पहले डिप्रेस्ड लोगों के मूड में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट सी होती है।
और ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो होता क्या है कि जब थोड़ा सा मूड बेहतर होने लगता है तो मोटिवेशन जो वापस आ जाती है, एनर्जी लेवल, और अभी पूरी तरह आप ठीक तो हुए नहीं है, लिहाजा उस टाइम पे सुइसाइड करने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर स्लीप के पैटर्न में ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ जाना अचानक, इन सब चीज़ों से, तो ये चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं। इसके अलावा बाज़ लोग अपनी कलाइयों पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट्स लगाते हैं, वो एक तरह की प्रैक्टिस है। वो उसके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो अटेंशन सीकिंग। वो अक्सर लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि खुदकुशी करने से पहले अपने आप को थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा के वो उस जगह पहुंचा रहे होते हैं कि अब जब फाइनल उन्हें करना होगा तो उसके लिए जहनी तौर पे वो तैयार हो जाए। इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, और एक लफ्ज़ जो उन्होंने यूज़ किया है जो बहुत सिंपल सा लफ्ज़ है, लिसन, सुनो, किसी की बात सुनो, अगर वो कुछ कह रहा है तो सुनो, और शो कंपैशन। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कंपैशन शो करो, हमदर्दी शो करो, और ट्रस्ट बनाने की कोशिश करो कि भाई वो आप उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसके इंटरेस्ट में हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसके लिए जो बेहतर हो वो करने की कोशिश करें, उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं कि कोलैबोरेट, एम्पावर, चॉइस, ट्रस्ट, सेफ्टी, ये एक मंत्रा सा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फैमिलीज़ को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए जिनके प्यारों ने खुदकुशी कर ली या खुदकुशी की बातें वो करते हैं इस तरह, क्योंकि पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, पूरी फैमिली को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक मरीज वाहिद सफ़र नहीं कर रहा होता। इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें जो मैं समझता हूँ कि किसी भी रीडर के लिए वो और वो बात रह जाए, वो एक मैं बात कहना चाह रहा था इसमें जो कह पहले अबाउट द एंट्रैपमेंट, वो बात मैं चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पहुंचे कि एक इंसान जो अपने जहन में उसको जिससे सोचें आ रही हैं सुसाइड करने की, और वो इस नहज पे पहुंचता है कि वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली वो चीज, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनती है, बिल्कुल वो एंट्रैपमेंट की फीलिंग क्या है। वो एंट्रैपमेंट की फीलिंग कि मैं अपनी 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 सिचुएशन में इतनी बुरी तरह फंस गया हूं कि अब यहाँ से निकलना सिवाय निकलने का एक ही तरीका रह गया, और वो है मौत, अपनी मौत। बिल्कुल वो कैसे होती है, उसके दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर अपने खुद अपने बारे में या कभी अपने घर वालों के या कोई दोस्त के मुतालिक की चीज समझ आए तो उसकी मदद करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक अनबेरेबल पेन है, वो एंट्रैपमेंट के अंदर एक अनबेरेबल पेन है, और दूसरा सेंस ऑफ आइसोलेशन है। एक चाहे उसके इर्द गिर्द लोग होते भी हैं तो भी वो इंसान सोचता है कि मैं बहुत अकेला और तन्हा रह गया। ये जो तन्हाई का जो एलिमेंट है, ये इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आइसोलेशन जरूरी नहीं है कि आप बज़ाहिर नजर भी आए। खासतौर पे हमारे जो अंडर डेवलप्ड या मशरकी माशरे, उसमें अक्सर सवाल उठता है कि भाई इतने अजीज अकरबा रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी तो आइसोलेशन का क्या सवाल है। वेस्ट में होती है आइसोलेशन कि हर आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आइसोलेशन नफसियाती एक फिनोमेना है। ये जरूरी नहीं आप लोगों में घिरे हुए होते हैं मगर नफसियाती तौर पे आप आइसोलेटेड होते हैं। एक शेर है ना कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। तो बहुत चीजें हम लोग नहीं सोचते कि हमें लगता है कि भाई इतने लोग इनके गिरने कोई संभाल लेगा, मगर ये एक ऐसी जगह है, यानी ऐसा मकाम है, and it's a very bad place to be in, and you even with people surrounded with people you may be very isolated. तो इसका जो टाइटल है द डार्केस्ट, when it's darkest, वो यही बात है कि वो हाँ वो एक अंदरूनी तौर पे जो है उसका सेंस ऑफ अकेलापन है। तो बात यही है कि उस अकेलेपन को किसी तरीके से आप समझें दूसरे के और उसको दूर करने की कोशिश करें। उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मेडिकल डिग्री और डिग्री इन साइकोलॉजी। समझ और कंपैशन की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है, एक जज्बे की जरूरत है, और ये एहसास की कि भाई किसी भी शख्स को यहाँ तक पहुँचने से रोकना मेरी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ उस शख्स का अपना या उसके अपने घर वालों की नहीं। जो आप कर सकते हैं, जो आपकी समझ में आता है इसको हाँ श्योर। सिर्फ लोगों से बात करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ
बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। एक बड़ा अहम आपने बात उठाई, और खास तौर पे उन उन माशरों में जहाँ पे कोई फॉर्मल कल्चर नहीं है थेरेपी का, वहां पे ये सवाल बहुत उठाया जाता है, ये बातचीत से क्या होता है। बिल्कुल, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान को अपना आप महसूस करने के लिए कि मैं एहसान या मैं सुहेल इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा हूं, इसके लिए दो चीजें होना मस्ट है। एक, मुझे ये एहसास हो कि जो जुबान मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरी है, और कुछ डिजायर्स, कुछ ख्वाहिशात जो मेरे दिल में है वो मेरी है। ये दो चीजें मिलकर मुझे मेरे अपने होने का एहसास दिलाती है। अब ये एक अजीब सी चीज है, वी आर सोशल एनिमल्स, कि हमें ये दोनों चीजें उसी वक्त फील होती हैं जब हम किसी के साथ बैठते हैं। अगर मैं एहसान के साथ बैठा हूं तो मेरे जहन में ज्यादा सवालात और क्वेश्चंस और थॉट्स और लैंग्वेज आना शुरू होगी, और दूसरों की वजह से मैं आरजूमंद होना शुरू होता हूँ। बिल्कुल। ये दो चीजें, किसी का बैठ के बात करना थोड़ी देर, सिर्फ ये कहना कि यार जो पोजीशन से आप गुजर रहे हो ये बड़ी पोजीशन है, ये यकीन करें, ये एहसास कि मैं समझ सकता हूँ, ये नहीं कहे कि खामखा क्यों पर ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जो वैलिडेट ना करना जो है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लोग पहली कोशिश ये करते हैं कि दूसरे की नेगेटिव थॉट्स को इनवैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा जो है वो वहीं पर आपका ट्रस्ट लेवल डाउन हो जाता है। आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ हैं, तो you don't have to agree to them, you don't have to agree with them, but expressing the understanding that you understand where they are at this point and why does it feel so dark and isolated. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जाहिर है इर्द गिर्द के लोगों का, अब ये खास तौर पे ये पेंडेमिक और उसमें ये जो जूम कल्चर हमारा है, मैं और आप भी जूम पे ही बैठे हुए, इसने एक मसले को थोड़ा सा हल भी किया है। इसलिए कि अगर ये जूम नहीं होता तो आप सोचें कि आइसोलेशन की कितनी इंतहा हो जाती है। जूम से मेरी मुराद, आई एम नॉट प्रमोटिंग जूम, बट सिमिलर मीडिया जो भी हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के। पैंडेमिक में अभी तक जो डेटा है उसमें सुसाइड रेट बढ़ा नहीं है पैंडेमिक से। वो इसी बात को कंफर्म कर रहा है कि लोगों को लोग यूज कर रहे हैं इन जो, ये अच्छी बात है कि जहां बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं उन मीडिया के ओवर यूज से, और बुलिंग हो रही है, और ये सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ रहा है, बहुत सारी फजूलियात भी हो रही हैं उस पर, जो कि आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ें। लेकिन उसका जो एक पॉजिटिव ये है कि आपके पास एक हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है, उस पर क्लिक करना है और आप किसी के घर पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये इस पैंडेमिक में, अगर यही पैंडेमिक आज से 20-25 साल पहले होती तो ये सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा ख़राब होती। यानी मैं नफ्सियाती सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा हेल्प किया है हमें, डिस्पाइट we say a lot of bad things about technology, but it has helped us in every aspect, including this. मेरे ख्याल अब रैप अप करते हैं। आप कुछ अगर फाइनल को बात करना चाहें या कमेंट करना चाहें, या कोई अच्छी चीज हो आपके जहन में। मैं जब ये पढ़ रहा था किताब, तो इफ्तिखार आरिफ की मुझे एक नज़म क्या बार बात बार दिमाग में रिवर्बरेट हो जाए इफ्तिखार आरिफ की नज़म हो जाए। उन्होंने ना ये अकेलेपन पे बड़ा अच्छा लिखा है। अच्छा, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी उसकी नज़म, लेकिन मैं आपके लिए 6 लाइन की नज़म पढ़ता हूँ। क्या ले? कहते हैं कि ये जमीनों आसमानों के अजाब और मैं अकेला आदमी। वाह। ये जमीनों आसमानों के अजाब और मैं अकेला आदमी कब तक लड़ूं। सारे दुश्मन दर पे आजर, लश्कर सफ बसफ, लश्करों के सब कमांडारों के रुख मेरी तरफ, और मैं तन्हा आदमी कब तक लड़ूं, मैं अकेला आदमी कैसे लड़ूं। ये इसकी जो है ना, इस चीज को इतना अच्छा इसने क्या, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो है कैफियत को जो है वो इजहार किया। तो ये दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट वेयर वी कैन एक्चुअली रैप अप। सो होपफुली जो व्यूअर्स हैं वो दे वुड एंजॉयड दिस टॉक, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अगर कहीं पे आपको ये एहसास हो कि किसी में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अपना रोल प्ले करें जो आपसे हो सकता है। इसके साथ इजाज़त, इंशाल्लाह थोड़े हफ्तों में फिर वापस आएंगे किसी और किताब के साथ।